चलिए तो आज से हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं किस विषय का? अर्थशास्त्र का। ठीक ना, इकोनॉमिक्स। आज हम इकोनॉमिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। चलिए, इकोनॉमिक्स। अब इतना तो आपको पता ही होगा, आप कोई भी किसी भी प्रकार की आप परीक्षा दे रहे हो, चाहे वो किसी भी कंपटीशन से संबंधित हो, मतलब मैं जनरल कंपटीशंस की बात कर रहा हूं, उसमें इकोनॉमिक्स एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में जरूर आपको देखने को मिलता है। हर एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ प्रश्न देखने को अवश्य मिल जाते हैं। ठीक ना, चाहे हम बात करें यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की, या हम बात करें यूपीपीएससी की, या किसी भी अन्य स्टेट एग्जाम की, बीपीएससी हो, झारखंड पीसीएस हो, किसी की भी बात करें, हर एग्जाम में आपको इकोनॉमिक्स जो है वो एक विषय के रूप में अवश्य देखने को मिलता है। इसमें भी खासकर अगर हम बात करें यूपीएससी की, तो यूपीएससी में पीटी हो गया, फिर मेंस हो गया, और तीसरा होता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इतना तो बेसिकली आपको पता ही होगा, पर्सनैलिटी टेस्ट। ये तीन मुख्य परीक्षाएं होती हैं। एक तो क्या होता है, मेंस है, पहले प्रारंभिक परीक्षा, दूसरा मुख्य परीक्षा, और तीसरा जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट, यानी कि आपके व्यक्तित्व का परीक्षण होता है, इंटरव्यू नहीं, पर्सनैलिटी टेस्ट। थोड़ा सा डिफरेंस है, तभी बाद में बात करेंगे। लेकिन हर साल आपने अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे, जो कि आगे की क्लासेस में हम करने ही वाले हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि हर साल प्रारंभिक परीक्षा में लगभग 15 से लेकर 20 प्रश्न जो है वो सीधे इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट से आ रहे हैं। बात समझ में आ रहा? 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से 15 से 20 क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा वेटेज है और कितना ज्यादा महत्व है इसका, इस विषय का। ठीक, इतना ही नहीं, जब हम मेंस की तरफ रुख करते हैं तो आपको पता होगा जनरली क्या है, 5 जीएस के पेपर होते हैं, जिसमें पहला जो होता है वो एस्से का होता है, निबंध। उसके बाद जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4, जिसको हम कहते हैं एथिक्स एप्टीट्यूड। ठीक ना, नीति शास्त्र से संबंधित जो चौथा पेपर होता है। इन सारे जीएस के पेपर में जो जीएस पेपर 3 है ना, इसके सिलेबस में आपको देखने को क्या मिलता है, इसके सिलेबस में आपको देखने को मिलता है इकोनॉमिक्स। ठीक ना, और इकोनॉमिक्स से हर पेपर जो है वो 250 नंबर का हो रहा होता है आईएएस की एग्जाम में, और इन 250 अंकों में से 100 नंबर के प्रश्न जो है वो सीधे सीधे इकोनॉमिक्स वाले सेगमेंट से आते हैं, यानी कि 100 नंबर के प्रश्न जो है वो सीधे से पूछ रहा है। तो आप जरा सोच के देखिए कि ये प्रारंभिक परीक्षा में भी आपके लिए महत्वपूर्ण है और मुख्य परीक्षा में भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और इतना ही नहीं, कई बार तो ये भी देखने को मिलता है कि एस्से वाले सेगमेंट में भी कोई ऐसा निबंध आ गया जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखना चाहें तो जैसे मान के चलिए आपसे पूछ लिया कि जीएसटी के 5 वर्ष, या जीएसटी लागू हुए 5 वर्ष से ऊपर हो गए ना, 2017 में लागू हुआ था, अगली क्लास में आप लोगों को बताया जाएगा। तो 2017 में लागू हुआ था, 2023 में है, यानी कि 2022 में उसके 5 साल पूरे हो गए ना। अब मान के चलिए निबंध के रूप में ही उसने पूछ लिया, या आपसे ये पूछ ले क्या कि 2025 तक भारत का $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का स्वप्न, या 2030 तक भारत का $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने का स्वप्न, इस तरह के निबंध आ सकते हैं। अब जरा सोच के देखिए, अगर निबंध आ गया तो एक निबंध होता है 125 मार्क्स का, यानी इमेजिन कितना बड़ा वेटेज है इसका। जीएस पेपर 3 में तो 100 नंबर के आने तय है। तो पता होगा ना कि मेरे जो पेपर होते हैं उसमें 2 तरह के प्रश्न आते हैं। पहले जो 10 प्रश्न होते हैं वो 10 नंबर के होते हैं, और बाद के 10 प्रश्न होते हैं वो 15 नंबर के होते हैं। तो सामान्यतः जो है वो 4 प्रश्न जो है वो लघु उत्तरीय होते हैं, 4 प्रश्न जो होते हैं वो दीर्घ उत्तरीय होते हैं इकोनॉमिक्स। ठीक, तो 10 × 4 = 40 और 15 × 4 = 60, 60 + 40 100, यानी कि 100 मार्क्स के जो है वो आपके प्रश्न मेंस में देखने को मिलते हैं। यहां तक बात समझ में आ रहा? ठीक, इतना ही नहीं, ये तो पीटी और मेंस हो गया। जब हम बात करें पर्सनैलिटी टेस्ट की, व्हाट इज पर्सनैलिटी टेस्ट? आपके व्यक्तित्व का परीक्षण किया जा रहा है। वहां इंटरव्यू पैनल जो आपके सामने बैठी हुई है वो प्रश्नों के माध्यम से ये देखना चाह रही है क्या इस व्यक्ति के अंदर वो क्षमता है कि हम इसको जो है वो पोस्ट दें। यही तो होता है व्यक्तित्व परीक्षण, इसी को तो कहते हैं पर्सनैलिटी टेस्ट। अब एक बात बताइए, आप एक ऐसे ऑफिसर की कल्पना कर सकते हैं जो अपने सराउंडिंग के बारे में भी अवेयर ना हो? मतलब एक ऐसा अधिकारी जिसको अपने आसपास क्या घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में भी जागरूकता ना हो। अपने आप में आपको थोड़ा अजीब लग रहा है ना?
similarly, even in a personality test as well, they try to find out that whether this candidate is aware about his or her surrounding or not. यानी कि व्यक्तित्व परीक्षण के माध्यम से भी वो इस चीज की निगरानी करते हैं, इस चीज को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या इस अभ्यर्थी को अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसके बारे में जानकारी है भी कि नहीं है। बात समझ में आ रहा? और जरा आप सोच के देखिए, कोई ऐसा दिन आता है जिस दिन के अखबार में अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था से संबंधित कोई न्यूज ना हो? ऐसा कोई भी दिन? प्रत्येक दिन के अखबार, डेली के न्यूज़पेपर में आपको अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था से संबंधित कुछ ना कुछ चीजें अवश्य देखने को मिलेंगी। आप देख लीजिएगा, हर अखबार में जो होता है ना, कुछ एक पेजेस तो पर्टिकुलरली डेडिकेटेड होते हैं जिसमें इकोनॉमी से ही संबंधित न्यूज होते हैं। बात समझ में आ रहा? आर्थिक घटनाएं चारों तरफ घटित हो रही है हमारे, तो बट ऑब्वियस है क्या कि आपसे पर्सनैलिटी टेस्ट में भी तो ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। बताइए, यदि आपको अर्थशास्त्र की समझ नहीं होगी तो आप उन न्यूज़पेपर पढ़ने के दौरान या पढ़ने के दौरान आसपास जो चीजें अर्थव्यवस्था से संबंधित घटित हो रही है आप उनको समझ ही नहीं पाइएगा। और अगर आप उनको समझ नहीं पाइएगा तो आप उनको उत्तर क्या दीजिएगा? बात समझ में आ रहा? यानी कि ये तीनों स्टेज पर आपकी मदद करने वाला है, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो। इट्स गोइंग टू हेल्प यू एट ईच एंड एवरी स्टेज। यहां तक बात समझ में आ रहा ना? ठीक, चलिए अब जरा हम बढ़ते हैं आगे। हम देखते हैं कि आखिर अर्थशास्त्र जिसे हम इंग्लिश में इकोनॉमिक्स कहते हैं, ये हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है, आखिर हमें इसके बारे में जानना क्यों है। एक तो चलिए हमने देख लिया कि एग्जाम में इसका क्या महत्व है। अब जरा हम देखते हैं कि अपने जीवन के बारे में ये मतलब हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूं, आपने अपने आसपास ऐसे बहुत सारे परिवार देखे होंगे जिसमें मान के चलिए 50,000 रुपया जो है वो कमाई होती है, लेकिन वो परिवार जो है वो आराम से चल रहा है, ठीक से अपना गुजर बसर कर पा रहा है। बात समझ में आ रहा? दूसरी तरफ आपने कई सारे ऐसे भी परिवार देखे होंगे जिसमें मंथली जो है वो लोग 5 लाख रुपया कमा रहे हैं, लेकिन फिर भी अपना परिवार ठीक से गुजर बसर नहीं कर पा रहे हैं। या कई तरह की समस्याएं हैं, बहुत तरह के कर्जे हैं, बहुत तरह के लोन हैं, बहुत तरह की अन्य समस्याएं हैं। अपने ऐसे परिवार अपने आसपास अवश्य देखे होंगे। बात समझ में आ रहा? तो यानी कि अर्थशास्त्र वो विषय है जो हमें समझाता है, जो हमें बताता है कि अपने संसाधनों का किस तरह से प्रयोग करो कि तुम अपना गुजर बसर बहुत अच्छे से कर सको। बात समझ में आ रहा? यानी कि अर्थशास्त्र के माध्यम से हम संसाधनों के प्रबंधन को समझने की कोशिश करते हैं। बात समझ में आया? अर्थशास्त्र के माध्यम से हम क्या समझने की कोशिश करते हैं कि संसाधनों को किस तरह से प्रबंधित किया जा सके। जैसे कि आई होप आप लोगों में से जो लोग स्टूडेंट्स होंगे, ज्यादातर तो स्टूडेंट्स ही होंगे, कुछ वर्किंग प्रोफेशनल भी होंगे जो आप लोग देख रहे होंगे या सुन रहे होंगे। स्टूडेंट्स, एक बात बताइए, आप लोगों को पता होता है ना क्या कि मंथ के स्टार्टिंग में या जहां कहीं भी आप रह के पढ़ रहे हैं, क्या है कि घर से कुछ पैसा आया या आप कमा रहे हैं तो आप कुछ अर्जित करते हैं, फिर आप प्लान करते हैं ना क्या कि अच्छा इसमें से इतना रूम का किराया जाएगा, इतना जो है मेरे खाने में खर्च होगा, इतना मेरी बाकी जरूरतों में खर्च होगा, इतना जो है मेरे पढ़ाई लिखाई के खर्च में जाएगा। यानी कि आप अपने संसाधनों का प्रबंधन करते हैं ना, चाहे वो जैसे भी पापा भेज रहे हो या चाहे आप कमा के ला रहे हो, आप अपने संसाधनों का प्रबंधन करते हैं ना। ठीक, तो अर्थशास्त्र में क्या करते हैं, अर्थशास्त्र के माध्यम से हम इस चीज का अध्ययन करते हैं क्या कि संसाधनों का प्रबंधन कैसे हो रहा है। बात समझ में आ रहा? या कैसे किया जाना चाहिए, इन सब चीजों का हम स्टडी किसमें करते हैं, अर्थशास्त्र एक विषय के रूप में करते हैं। यहां तक बात समझ में आई? हम देखिए जरा, ये अर्थशास्त्र जो है वो हमारे इंडिविजुअल की लेवल से लेकर, यानी कि एक व्यक्ति से लेकर समस्त विश्व तक को प्रभावित करता है, समस्त विश्व तक को प्रभावित करता है, होल वर्ल्ड। आप जरा बात समझिए, इंडिविजुअल यानी मेरी जो आमदनी है और मेरे कुछ खर्चे हैं, मैं अपनी आमदनी के माध्यम से अपने खर्चों को कैसे मैनेज कर रहा हूं। यानी कि इकोनॉमी मेरे इंडिविजुअल लेवल पर काम कर रहा है,
बात समझ में आया? यदि सोच के देखिए, एक परिवार के मतलब मेरा जो है वो एक परिवार होगा, उस परिवार में कितने लोग कमा रहे हैं, कैसे धन आ रहा है, किस तरह से जो है वो संपत्ति आ रही है, क्या संपदाएं हैं, और उसके माध्यम से उस परिवार का गुजर बसर कैसे चलाया जा रहा है। तो जस्ट देखिए यहाँ पर वही इकोनॉमिक्स जो है वो परिवार के स्तर पर भी काम कर रहा है। बात समझ में आया? इसी तरह से हर समाज के स्तर पर हर समुदाय किस तरह से जो है अपने संसाधनों का रख रखाव कर रहा है। इसको छोड़िए, एक बात बताइए, देश के स्तर पर देखने को मिलता है, नेशन के स्तर पर जब हम बात करते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, भारत कहाँ 2.8 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी, वो बढ़कर 3.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हो गई। जब हम बात करते हैं कि भारत की जीडीपी बढ़ रही है, जब हम बात करते हैं क्या कि भारत के बगल में ही एक तो देश है पाकिस्तान, उसकी जीडीपी बर्बादी की कगार पर है, ठीक ना। लोग जो हैं वो लोगों की बेसिक जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही है, महंगाई की दर बहुत बढ़ गई है, ठीक ना, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो यानी कि हम क्या देख रहे हैं कि यानी कि एक राष्ट्र के स्तर पर, एक देश के स्तर पर भी अर्थशास्त्र की आवश्यकता होती है। यानी कि अर्थशास्त्र के माध्यम से क्या होता है, एक देश के स्तर पर भी संसाधनों का प्रबंधन करने का प्रयत्न किया जाता है। क्लियर? यहां तक बातें समझ में आ रही है? सुन रहे हैं ना पाकिस्तान क्या स्थिति है? इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा श्रीलंका का की कहानी भी सुनी होगी, श्रीलंकन क्राइसिस देखा था ना, कि प्रेसिडेंट को जो है वो अपना देश छोड़ के भागना पड़ा था, और जो बाकी देश के नागरिक थे वो लोग जाके क्या कर रहे थे, वहां के स्विमिंग पूल में तैर रहे थे। बात समझ में आ रहा है? यानी कि देखिए, एक देश अगर अपने संसाधनों का उचित तरह से प्रयोग या प्रबंधन नहीं कर सकता है तो देख रहे हैं ये राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है। इतना ही नहीं, अभी आप लोग न्यूज़पेपर में सुन रहे होंगे, डेली ये खबर आ रही है क्या कि द वर्ल्ड इकोनॉमी इज स्लाइडिंग टुवर्ड्स रिसेशन, कि विश्व जो है ना, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे मंदी की तरफ जो है वो जा रही है, ठीक ना, मंदी की तरफ जा रही है, रिसेशन की तरफ मूव कर रही है। अब जरा सोच के देखिए, ये पॉइंट अपने आप में क्या बता रहा है, ये पॉइंट अपने आप में इंगित कर रहा है कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में संसाधनों का ठीक से प्रबंधन नहीं हो पा रहा है, तभी तो वो मंदी की तरफ जा रही है। कल परसों की क्लास में ही हम लोग पहुंच जाएंगे, मंदी क्या है, जीडीपी क्या है, सब बताऊंगा डिटेल में। लेकिन अभी बस इतना समझ लीजिए कि जब हम ये बोल रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर मंदी आ रही है, मंदी आने का मतलब होता है कि अर्थव्यवस्था खराब हो रही है, बस इतना जान लीजिए। तो यानी कि आप जरा सोच के देखिए कि यानी कि अर्थशास्त्र का महत्व एक व्यक्ति से लेकर विश्व तक है। बात समझ में आ रहा? हर स्टेज पर आपको देखने को मिलता है इसका। यहां तक क्लियर हो रहा है? यहां तक क्लियर हो रहा है ना? इसका महत्व ये हर स्टेज पर आपको देखने को मिलता है। द टर्म इकोनॉमिक्स, ये जो शब्द ही है ना इकोनॉमिक्स, ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये पहले तो एक लैटिन टर्म से मिलकर बना हुआ है जिसको हम कहते हैं ओइकोनोमिया। ओइकोनोमिया से ही इकोनॉमिक बना हुआ है, ओइकोनोमिया, ठीक ना। ओइकोनोमिया जो है वो दो लैटिन टर्म से मिलकर बना हुआ है। एक का है, एक टर्म क्या है, ओइकोस, और दूसरा टर्म है नोमोस। ओइकोस और नोमोस, ओइकोनोमिया, यह एक शब्द है जिससे इकोनॉमिक्स टर्म की उत्पत्ति हुई है, ठीक ना। दोनों ग्रीक टर्म है, ठीक ना। अगर हम ग्रीक में देखें, अरे मतलब ग्रीस की भाषा को ग्रीक कहते हैं, ग्रीस एक देश था, मेसोपोटामिया वगैरह एंड ऑल दैट आप लोगों ने सुना होगा, आसपास के ही क्षेत्र थे, ठीक ना। तो ग्रीक टर्म है जिससे इकोनॉमिक्स टर्म की उत्पत्ति हुई है। जरा देखिए ओइकोस, ओइकोस का मतलब क्या होता है? ओइकोस का मतलब होता है गृहस्थी या घर, ठीक। ओइकोस का क्या मतलब होता है? फैमिली, हाउस होल्ड, परिवार मान लीजिए आप, कुछ भी मान लीजिए। नोमोस का क्या मतलब होता है? नोमोस का मतलब होता है प्रबंधन, गृहस्थी और प्रबंधन, ग्रीक। यानी कि इकोनॉमिक्स क्या हो गया? इकोनॉमिक्स हो गया कि वह पद्धति जिसके माध्यम से एक परिवार अपने संसाधनों का ठीक से प्रबंधन करे, उसको क्या कहेंगे? उसके हम कह देंगे इकोनॉमिक्स। बात समझ में आया? इकोनॉमिक्स का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मतलब हुआ कि वह प्रक्रिया, वह तरीका जिसके माध्यम से क्या करे, एक परिवार अपने सीमित संसाधनों का उचित तरह से प्रबंधन कर सके ताकि उसके अपने खर्चे जो है चल सके, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। यहां तक बात समझ में आ रही? चलिए, जब यहां तक बात समझ में आ रही तो एक और टर्म है जो आप लोगों को पढ़ना है, वो क्या है? वो है इकोनॉमी।
अभी तक तो हम लोग क्या टर्म लिख रहे थे, हम टर्म लिख रहे थे इकोनॉमिक्स, ठीक ना, इकोनॉमिक्स टर्म देख रहे थे। अब अचानक से मैंने आपके सामने एक नया टर्म डाल दिया। क्या नया टर्म डाल दिया? इकोनॉमी। इसको हिंदी में कहते हैं अर्थव्यवस्था। तो आपको लग रहा होगा क्या कि सर अभी तक तो आप कहानी में बता रहे थे अर्थशास्त्र, अब अचानक से आप अर्थव्यवस्था बताने लग गए। तो सर दोनों एक ही है कि दोनों में कुछ अंतर भी है, ठीक ना? देखिए दोनों में अंतर क्या है वो जरा बात को समझिएगा। इकोनॉमिक्स इज दिस डिसिप्लिन एंड इकोनॉमी इज द सब्जेक्ट मैटर। दोनों में अंतर क्या है कि अर्थशास्त्र जो है वो विषय है और अर्थव्यवस्था जो है वो उसकी विषय वस्तु है। यानी कि अर्थशास्त्र के माध्यम से अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। बात समझ में आया? अगर दोनों में अगर हम अंतर देखने की कोशिश करें तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है कि अर्थशास्त्र विषय है और अर्थव्यवस्था उस विषय की विषय वस्तु है। क्लियर है? तो अगर हम अर्थशास्त्र की बात करें तो अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र जो इकोनॉमिक्स है ये है सैद्धांतिक पक्ष, ये है सैद्धांतिक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव, सैद्धांतिक पक्ष, जिसके माध्यम से हम क्या देखते हैं कि किस प्रकार से अर्थव्यवस्था में क्या चीजें हो रही है, ठीक ना? जैसे कि अगर हम बात करें तो भारत मान के चलिए एक देश है, भारत एक देश है, ठीक ना? यहाँ पर बहुत सारी गतिविधियां होती रहती है, ठीक है ना? पैसों से संबंधित बहुत सारी गतिविधियां होती रहती है। कोई प्रोडक्शन कर रहा है, कोई बेच रहा है, कोई उसका सर्विस प्रदान कर रहा है, बहुत सारी आर्थिक गतिविधियां होती रहती है। तो ये सब क्या है? ये सब है अर्थव्यवस्था। लेकिन क्या है, जब इनका सिस्टमैटिक अध्ययन किया जा रहा है कि अच्छा अर्थव्यवस्था में क्या खराब हो रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या अर्थव्यवस्था गलत डायरेक्शन में जा रही है, इसको सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए क्या करना चाहिए, तो ये सब किसका पार्ट बन जाता है? ये सब पार्ट बन जाता है अर्थशास्त्र का। आई होप दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा। बस एक लाइन में डिफरेंस क्या समझिएगा कि अर्थशास्त्र जो है वो विषय है और अर्थव्यवस्था जो है वो उस विषय की विषय वस्तु है, ठीक ना? यानी कि सब्जेक्ट मैटर, जिस विषय में जो है वो इसको पढ़ा जाता है, जिस विषय के माध्यम से इसको पढ़ा जाता है वो क्या है? अर्थशास्त्र। यहां तक बातें समझ में आ रही? चलिए, जब यहां तक बातें समझ में आ रही हैं तो जरा आगे बढ़ते हैं। देखिए ये तो सबसे प्रारंभिक परिभाषा हुई, एकदम जो बेसिक जिसको डेफिनेशन कह रहे हैं ना वो हो गया। क्या कि हम परिवार के संसाधनों का जिसके माध्यम से प्रबंधन करते हैं, जिस तरीके से प्रबंधन करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। लेकिन देखिए अर्थशास्त्र का दायरा इतना ही सीमित थोड़ी है, ठीक ना? अर्थशास्त्र के माध्यम से हम क्या स्टडी करते हैं कि एक देश में, एक राष्ट्र में वस्तु एवं सेवाओं का, गुड्स एवं सर्विसेज का, गुड्स एंड सर्विसेज, वस्तु एवं सेवाओं का कैसे ठीक से कैसे उत्पादन हो रहा है, यानी कि प्रोडक्शन, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, कैसे प्रोडक्शन हो रहा है, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि कैसे उसका वितरण हो रहा है, और कैसे कंजम्पशन हो रहा है, यानी कि उपभोग हो रहा है। हम तीनों चीज का अध्ययन करते हैं एक विषय के रूप में। कहां? एक विषय के रूप में कहां? अर्थशास्त्र में। यानी कि अर्थशास्त्र के माध्यम से क्या अध्ययन किया जाता है? गुड्स एवं सर्विसेज, उनका उत्पादन कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है और कंजम्पशन कैसे हो रहा है। जिस सब्जेक्ट के माध्यम से हम इन सारी चीजों का अध्ययन करते हैं उसी को हम क्या कह देंगे? अर्थशास्त्र। तो यानी कि अब आपसे कोई अर्थशास्त्र की परिभाषा पूछेगा तो कैसे आप परिभाषित कीजिएगा? कैसे दया जी? कि यह वह विधा है जिसके माध्यम से हम एक देश में वस्तु एवं सेवाओं के उत्पादन, वितरण और उपभोग का अध्ययन करते हैं, हम उसी को क्या कह देते हैं? अर्थशास्त्र कहते हैं। क्लियर हुआ यहां तक? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर गुड्स, ये टर्म तो आपने लिख दिया, मतलब क्या होता है गुड्स का? देखिए
आगे हम लोग बहुत डिटेल में बात करेंगे, अभी बस इतना समझ लीजिए कि गुड्स का क्या मतलब है कि हर वो चीज जिसको आप छूकर महसूस कर सकते हैं या जिसका आप कुछ ना कुछ प्रयोग करते हैं। जैसे मैं इस बोतल को छू पा रहा हूं ना, इट मीन्स व्हाट, इट इज अ गुड, इट इज अ गुड्स। ये एक वस्तु है जिसका क्या कर रहे हैं हम लोग, कुछ ना कुछ प्रयोग कर रहे हैं। बात समझ में आ रहा। दूसरा सर्विसेज, सर्विसेज क्या होती है, सेवाएं। सेवाओं के बारे में अभी बस इतना समझ लीजिए कि जो इनटेंजिबल होती हैं, जो छूकर महसूस नहीं की जा सकती है। जैसे एक बात बताइए, मैं आपको शिक्षा दे रहा हूं ना, शिक्षा, शिक्षा भी एक तरह की सर्विस मानी जाती है, एक सेवा मानी जाती है। शिक्षा को आप छूकर महसूस नहीं कर सकते है ना। बात समझ में आ रहा। जैसे कि आप किसी बढ़िया रेस्टोरेंट में गए, वहां पर जो है जो वेटर था उसने आपको बढ़िया से ग्रीट किया, आपको जो है उसने बहुत सम्मान दिया, इज्जत दिया, यानी कि क्या की, उसने आपको सर्विसेज दी, सेवाएं दी ना। एक बात बताइए, वो जो उन्होंने सम्मान दिया, वो जो आपको हॉस्पिटैलिटी दी, उसको आप छूकर महसूस नहीं कर सकते है ना। वो क्या कहलाई, वो कहलाई सर्विसेज, सेवाएं। आप गए मूवी देखने के लिए, हॉल में गए, सिनेमा घर में गए आप मूवी देखने के लिए, आपने क्या किया, आपने मूवी एंजॉय किया, आपने मस्ती की, एकदम मूवी देखा, आप खूब खुश हुए। तो एक बात बताइए, इस मनोरंजन को क्या आप छूकर महसूस कर सकते हैं, नहीं ना। यानी कि ये मनोरंजन क्या हुआ, ये सर्विस हुआ, ये सेवा हुई एक तरह की। यहां तक बात समझ में आया। तो अभी बस इतना समझिए कि वस्तु किसको कहते हैं, जिसको आप छूकर महसूस कर सकते हैं, और सेवाएं क्या है, जिनको आप छूकर नहीं महसूस कर सकते। इनके उत्पादन, इन सब का उत्पादन कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक ना, उत्पादन में क्या बाधाएं आ रही है, ये तो हो गया पहला पक्ष। दूसरा हो गया कि इनका वितरण कैसे हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। जैसे कि अगर मैं वस्तु के उत्पादन की बात करूं तो ये बोतल बन कहां रहा है, कैसे बन रहा है, ये सारी चीजें अर्थशास्त्र में हम पढ़ते हैं, ठीक ना। कोई भी गुड्स, जितना भी गुड्स है, सारी चीजें, भोजन कैसे उत्पादन हो रहा है, कृषि कैसे हो रही है, उत्पादन। बात समझ में आ रहा। तो उत्पादन हम उसको पढ़ेंगे सबसे पहले तो, फिर उसके बाद हम देखेंगे क्या कि उनका वितरण कैसे सुनिश्चित हो रहा है, कि वो गेहूं या वो जो चावल जो खेत में लगा है, ठीक ना, जो खेत में लगा हुआ है, वो आम लोगों तक कैसे पहुंच रहा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। उसमें आप लोग जानते होंगे, जैसे कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जानते हैं ना, और मंडी में जाके वो बेचते हैं ना सब लोग अनाज, ठीक ना, एपीएमसी मंडी वगैरह में जाके अनाज बेचते हैं, फिर वहां से एफसीआई गोडाउन में चला जाता है, और फिर वहां से क्या हो जाता है, कोटा के माध्यम से, राशन कार्ड वगैरह के माध्यम से उसका वितरण सुनिश्चित होता है ना, ठीक। तो यानी कि हम वितरण का भी अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप यहां समझ लीजिए ना, मान के चलिए मैं शिक्षा के माध्यम से आप लोगों को एक सेवा दे रहा हूं, तो ये सेवा आप तक पहुंच कैसे रही है, इसका वितरण कैसे हो रहा है, टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो रहा है, तकनीक के माध्यम से ही हो रहा है ना, आपके ऐप पर दिख रहा है आपको। तो यानी कि वस्तु का उत्पादन हो गया, वस्तु का वितरण हो गया, ये दोनों चीज हम किसमें पढ़ते हैं, किसमें, अर्थशास्त्र में। लेकिन केवल इतना ही तक नहीं, हमें यह भी देखना है ना कि उपभोग का पैटर्न। एक बात बताइए, उपभोग का पैटर्न देखना भी तो आवश्यक है। मान के चलिए मैं किसी चीज का उत्पादन कर रहा हूं, लेकिन उसकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है, लोग उसको उपभोग ही नहीं कर रहे हैं, तो मैं क्यों बनाऊंगा उस चीज को। बात समझ में आ रहा। मान के चलिए क्या है कि मैं एक साबुन बना रहा हूं, मैंने एक साबुन बनाने की फैक्ट्री खोली, लेकिन लोग जो है वो मेरे साबुन को यूज ही नहीं कर रहे हैं। तो अगर उपभोग के पैटर्न को हम स्टडी नहीं करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन भी बिना मतलब का वेस्ट होता रहेगा। बात समझ में आ रहा। यानी कि हमें क्या करना है, इन तीनों चरणों का अध्ययन करना होता है। बात समझ में आया। तो अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके माध्यम से क्या है, अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तु एवं सेवाओं का किस तरह से उत्पादन हो रहा है, किस तरह से उसका वितरण हो रहा है और किस तरह से उसका उपभोग हो रहा है, इन सभी चीजों का अध्ययन किया जाता है। यहां तक बात समझ में आई, यहां तक अर्थशास्त्र समझ में आ रहा है। ठीक, देखिए यदि हम बात करें एक डिसिप्लिन के रूप में, तो एक विषय वस्तु के रूप में इसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है किनको, एक विषय के रूप में इसकी उत्पत्ति का श्रेय जाता है किनको, एडम स्मिथ को। एडम स्मिथ, ही इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ इकोनॉमी। इनको जो है वो अर्थशास्त्र का पितामह माना जाता है। ही वाज अ स्कॉटिश फिलोसोफर, स्कॉटलैंड के थे ये, स्कॉटिश फिलोसोफर। यह एक स्कॉटिश फिलोसोफर थे, देखना, जिनका क्या उद्देश्य था, इन्होंने क्या किया ना, 1759 में एक बुक लिखी। फिलोसोफर होते हैं, उनके थोड़े से थ्योरीज वगैरह जो है ना, फिलोसफी टाइप की ही होती है। खैर निश्चिंत रहिए, मैं समझाऊंगा आपको डिटेल में, ठीक ना। एडम स्मिथ ये स्कॉटिश फिलोसोफर है। 1759 में इन्होंने एक बुक लिखी
द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, क्या बुक लिखी? द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स। द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, ये किताब लिखी इन्होंने। इस किताब में पहली बार इन्होंने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया, इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया, अदृश्य हाथ। इनसे पूछा गया कि भैया ये अदृश्य हाथ का मतलब क्या है आपका, अदृश्य हाथ से आप कहना क्या चाह रहे हैं, जरा थोड़ा सा क्लियर करके बताइएगा। ठीक, परेशान नहीं हुए, टर्म देख के घबराइए बिल्कुल नहीं, मैं डिटेल में समझाऊंगा। अदृश्य हाथ कॉन्सेप्ट, फिलोसफर थे तो बट ऑब्वियस है कि थोड़ी सी बैकी बैकी बातें करेंगे ना। हाँ, जितने भी दार्शनिक होते हैं उनके विचार तो थोड़े से तो समाज से अलग हटके होते हैं ना। तो जरा बात को सुनिए, इन्होंने इनविजिबल हैंड का कॉन्सेप्ट दिया। इनसे पूछा गया कि इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है। इन्होंने कहा क्या कि प्रत्येक बाजार में एक इनविजिबल हैंड होता है जो क्या करता है, उस बाजार को चला रहा होता है। इस हाथ को किसी ने नहीं देखा, ये हाथ है जो समस्त बाजार को संचालित करता है। उनसे पूछा गया क्या कि मतलब क्या है। उन्होंने बताया क्या कि हर बाजार मांग और आपूर्ति पर आधारित होता है। कोई भी बाजार है ना, वहां पर किसी भी वस्तु का प्राइस डिटर्मिनेशन, किसी भी वस्तु का मूल्य क्या होना चाहिए, इसका आधार क्या होता है, इसका आधार होता है कि उसकी मांग कितनी है और उसकी आपूर्ति कितनी। बात समझ में आया? यहीं से क्या निकला? द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। द थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मांग एवं आपूर्ति की संकल्पना यहीं से उत्पन्न हुई। क्या है यह मांग और आपूर्ति की संकल्पना? मांग और आपूर्ति की संकल्पना का मतलब क्या है कि जिस चीज की मांग रहेगी उसकी कीमत अधिक रहेगी। बात समझ में आ रहा ना? अब जरा देखिए, एग्जांपल के साथ समझिए। मान के चलिए क्या है कि मार्केट में 10 केजी टमाटर है। अभी टमाटर के भाव बहुत बढ़े हुए हैं ना, इसलिए टमाटर का एग्जांपल ले रहा हूं। बात समझ में आ रहा ना? ठीक, तो मान के चलिए 10 केजी ही टमाटर है। ठीक, लेकिन टमाटर खरीदने वाले जो है ना, वो चाह रहे हैं 50 केजी टमाटर। मतलब 50 लोग हैं, सबको एक एक केजी टमाटर खरीदना है, लेकिन बाजार में कितना है? मात्र 10 केजी। अब जरा सोच के देखिए, अगर मैं टमाटर बेच रहा हूँगा तो सिंपल सी बात है, अगर मेरी लागत जो है वो इस टमाटर को खरीदने में अगर 20 रुपए रही है तो मैं क्या बोलूंगा, क्या कि मैं 50 रुपए किलो दूंगा। सामने वाला बोलेगा क्या कि अरे भैया बहुत कल तो हम आपसे 30 रुपए में ले गए थे, 20 रुपए में ले गए थे। मैं बोलूंगा क्या कि लेना है तो लीजिए, नहीं तो बाकी ग्राहक भी खड़े हैं। मैं सिंपली यही बोलूंगा ना। बात समझ में आ रहा? तो मजबूरी में वो 50 रुपए में देगा। मैं अगले ग्राहक को ये भी बोल सकता हूँ क्या कि नहीं मैं 100 रुपए में दूंगा। एक बात बताइए, उसके पास विकल्प नहीं है ना। क्यों? क्योंकि मेरे उत्पाद की मांग है बाजार में। अब अगर मांग है तो क्या हो जाएगा, उस वस्तु की कीमत बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रहा? अब देखिए 10 केजी ही टमाटर था, लेकिन कहीं से मान के चलिए अचानक से अगले दिन मंडी में जो है वो 100 केजी टमाटर आ गया। अब एक बात बताइए, अब मार्केट में कितना हो गया? 100 केजी टमाटर, लेकिन खरीदने वाले कितने हैं? 50 केजी। अब जरा देखिए अब क्या होगा। अब बेचने वाला जो है ना वो गरजू है, अब उसको बेचना है। क्यों? क्योंकि टमाटर अगर जल्दी नहीं बेचेगा तो अगले 1-2 दिन में खराब हो जाएगा वो। बात समझ में आ रहा? अब देखिए खरीदने वाले हैं 50 केजी, लेकिन बिक रहा है 100 केजी। तो अब क्या है, अब मैं बोलूंगा क्या कि भैया ठीक ठीक लगा लीजिए, नहीं तो दूसरे भी बैठे हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो फिर वो क्या कहेगा कि कोई नहीं भैया 5 रुपया कम ही दे दीजिएगा, 15 रुपया में ही ले लीजिए, बोलेगा ना। बात समझ में आ रहा? यानी कि बाजार में जो है वो वस्तु की कीमत किससे डिसाइड हो रही है? मांग और आपूर्ति से। एडम स्मिथ ने यही कहा क्या कि बाजार को खुला छोड़ दो। बाजार में एक इनविजिबल हैंड है, एक अदृश्य हाथ पहले से मौजूद है जो क्या कर रहा है, उस बाजार को चला रहा है। तो सरकार को बाजार में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। बात समझ में आया? एडम स्मिथ का ये है कॉन्सेप्ट। क्या? द गवर्नमेंट शुड नॉट इंटरवीन इन मार्केट। किसी भी तरह का हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, बाजार को खुद प्राइस डिसाइड करने दो। अगर वो उत्पाद जो है वो बाजार में अच्छा है, अगर उसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी है, तो क्या है, उसकी मांग अपने आप रहेगी, और उसकी मांग रहेगी तो अपने आप कीमत बढ़ेगी। बात समझ में आ रहा? अगर उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है और बाकी उसके जो कंपटीटर हैं
मतलब मान के चलिए मैं भी टमाटर बेच रहा हूँ, मेरे बगल वाला भी टमाटर बेच रहा है, मेरे टमाटर जो है वो थोड़े सिकुड़े हुए हैं, उसके टमाटर ज्यादा फ्रेश लग रहे हैं, मैं भी बेच रहा हूँ 30 रुपया में, वो भी बेच रहा है 30 रुपया में, सिंपल सी बात है, आप उसी के बाद जाके खरीदिएगा ना। बात समझ में आया? तो एडम स्मिथ का क्या कहना है कि तुम इंटरवीन ना करो, गवर्नमेंट तुम जाके प्राइस डिसाइड ना करो क्या कि तुम टमाटर जो है वो 50 रुपए किलो ही बेचोगे या 20 रुपए किलो ही बेचोगे, इसको बाजार को डिसाइड करने दो। और बाजार में डिसीजन कैसे होगा? मांग आपूर्ति के आधार पर, कि अगर मांग ज्यादा होगी तो कीमतें बढ़ेंगी, अगर आपूर्ति ज्यादा होगी तो कीमतें घटेंगी, अगर गुणवत्ता अच्छी है तो ज्यादा दाम मिलेगा, गुणवत्ता खराब है तो वो मार्केट से अपने आप बाहर हो जाएगा या कम कीमत मिलेगी उसको। बात समझ में आया? यही है क्या, यही है ओरिजिन किसका, यही है ओरिजिन किसका? कैपिटलिज्म का। पूंजीवाद की उत्पत्ति इसी से मानी जाती है, कैपिटलिज्म। बात समझ में आया? यही से पूंजीवाद की उत्पत्ति होती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवाद कहता क्या है कि बाजार में सरकार को कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सारी जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है सारे जो है वो प्राइवेट सेक्टर करने चाहिए, बाजार पर छोड़ दो, सरकार तुम इंटरवीन ना करो। यहीं से ना पूंजीवाद की उत्पत्ति हुई है। दैट इज व्हाई एडम स्मिथ इज ऑफन नोन एज द फादर ऑफ कैपिटलिज्म एज वेल। इन्हें पूंजीवाद का भी पितामह कहा जाता है। बात समझ में आ रहा? ये पॉइंट समझ में आ रहा ना? ये है एडम स्मिथ का कॉन्सेप्ट। देख, इसी कारण क्या कहा जाता है, इनको अर्थशास्त्र का भी फादर कह दिया जाता है, फाउंडर कह दिया जाता है। बात समझ में आया? देखिए यहां एक बात क्लियर रखिए, यहां एक चीज अपने आप दिमाग में समझ लीजिए, ये कब पैदा हुए हैं? 1700 के आसपास पैदा हुए हैं, मतलब 1700 से लेकर 1800, यानी कि 18वीं सदी में पैदा हुए हैं। लेकिन एक बात बताइए, क्या हमारे यहाँ इससे पहले आर्थिक गतिविधियां नहीं होती थी, या विश्व में जो है वो कहीं आर्थिक गतिविधियां नहीं होती थी? हर जगह होती रही है। आप लोगों ने सुना होगा एक सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, IBC, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुना है? सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में आप लोगों ने सुना होगा क्या कि यह व्यापार आधारित एक सभ्यता थी, जिसमें क्या है, वस्तुओं का व्यापार हुआ करता था। ठीक ना? अरे सिंधु घाटी से मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, व्यापार हुआ करता था ना। एक बात बताइए, ये जो व्यापार हो रहा है ये सब भी तो अर्थव्यवस्था का ही तो अंग है। बात समझ में आ रहा? एक बात बताइए, कालांतर में आपने पढ़े होंगे खूब सारे राजा आए, सब राजा जो है वो अपने यहाँ क्या है, किस तरह से जो है संसाधन मैनेज करते थे, टैक्स लगाते थे, नई मुद्राएं जारी करते थे। बात समझ में आ रहा ना? अपने पूरा जो है वो सिस्टम चलाते थे, ब्यूरोक्रेसी अपने जो है वो अधिकारियों को पे करते थे। ये सब क्या है? ये सब तो अर्थशास्त्र ही तो है, ये सब तो अर्थव्यवस्था का ही तो अंग है। तो ऐसा थोड़ी है क्या कि एडम स्मिथ से पहले जो है वो अर्थव्यवस्था थी ही नहीं? अर्थव्यवस्था तो थी ही ना। सब राजा, इतने सारे जो साम्राज्य चल रहा था तो सब में आर्थिक गतिविधियां तो होती ही थी ना। आर्थिक गतिविधियां होती थी, उसी से तो लोगों का गुजर बसर होता था। बात समझ में आ रहा? तो अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था तो है, पहले से मौजूद है, लेकिन एक विषय के रूप में इसको सिस्टमैटिक किसने किया? एडम स्मिथ ने। इसी कारण से उनको फादर कह दिया जा रहा है। बात समझ में आया ना? आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या कि अर्थशास्त्र से संबंधित क्या है, या अर्थव्यवस्था से संबंधित एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी कब? मौर्य काल में। चाणक्य, नाम सुना है? अर्थशास्त्र, ठीक ना? उनकी किताब का ही नाम था अर्थशास्त्र। यद्यपि इसमें केवल इकोनॉमी ही नहीं था, उसमें बाकी राजकाज से भी संबंधित बहुत सारे मतलब महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई थी। लेकिन एक बात बताइए, ये चीजें तो पहले से मौजूद है ना। बस एडम स्मिथ ने क्या किया है, उनको एक सिस्टमैटिक डिसिप्लिन के रूप में कन्वर्ट कर दिया है, एक व्यवस्थित विषय के रूप में उसको रूपांतरित किया। बात समझ में आया? इतना ही नहीं, आगे बढ़कर इन 1776 बाद में 1776 में 1776 में एडम स्मिथ ने एक और महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी, और इसी किताब ने एडम स्मिथ को द एडम स्मिथ बनाया, मतलब इतना महान बनाया। इस किताब का क्या नाम था? इस किताब का नाम था द वेल्थ ऑफ द नेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या कह देते हैं? द वेल्थ ऑफ द नेशन। वेल्थ ऑफ द नेशन, ठीक ना? वैसे इस किताब का पूरा नाम बहुत लंबा नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द वेल्थ ऑफ द नेशन। इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड द वेल्थ ऑफ नेशन।
ठीक ना। ये किताब लिखी इन्होंने, दिखाता हूं। ये देखा, ये पहली बुक जिसका भी नाम बताया था, है ना, पहली बुक द थ्योरी ऑफ मोरल सेंटिमेंट्स, वेल्थ ऑफ द नेशन। देखिए, देख रहा, किताब का क्या नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। यानी कि किताब का पूरा क्या नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। खैर ये पूरा नहीं, आप बोलचाल की भाषा में जो है वो इसी नाम से चलता है, द वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कई बार जो है ना वो किताब वगैरह भी पूछ लेता है, तो पता होना चाहिए कि वही किताब है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, बात समझ में आया, इनटू द नेचर एंड द कॉजेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक, तो ये इन्होंने किताब लिखी। अब देखिए, इस किताब के नाम में ही वर्णित है वेल्थ ऑफ नेशन, यानी कि एक देश की संपत्ति क्या है। बात समझ में आया, वेल्थ ऑफ नेशन, एक देश की संपत्ति, इस पर ये इंक्वायरी थी। लुक, एडम स्मिथ के पहले क्या था ना, एडम स्मिथ से पहले मर्केंटाइल थ्योरी चलती थी, या मर्केंटल प्रिंसिपल चलता था। मर्केंटाइल थ्योरी आप लोगों ने हिस्ट्री में सुना होगा। इसके अंतर्गत क्या होता था, ये माना जाता था कि जिस देश के पास जितना ज्यादा बुलियन है वो देश उतना बड़ा है। बुलियन का क्या मतलब है, जिस देश के पास जितना ज्यादा सोना चांदी है ना वो देश उतना बड़ा है। बात समझ में आया, ठीक ना। ये था मर्केंटाइल थ्योरी या मर्केंटाइल प्रिंसिपल, यानी कि एक देश जितना ज्यादा सोना चांदी जिसके पास है, जिसके भंडार में, जिसके खजाने में जितना है, वो देश उतना बड़ा है। इस थ्योरी को सबसे पहले जो है ना वो किन्होंने चैलेंज किया, एडम स्मिथ ने चैलेंज किया, और इन्होंने ये बोला कि एक देश के वेल्थ का आधार, एक देश की संपत्ति का आधार बुलियन ना हो, यानी कि सोना चांदी ना हो। एक देश की संपत्ति का आधार क्या हो, एक देश की संपत्ति का आधार क्या हो, उत्पादन, प्रोडक्शन। कि उस देश में वस्तुओं का, बट ऑब्वियसली कि उस टाइम सर्विसेज इतनी ज्यादा नहीं होती थी, बताऊंगा आगे की क्लास में, अभी चर्चा होगी। उस टाइम जो है वो मुख्यतः वस्तुओं का ही उत्पादन होता था। तो उन्होंने बताया कि एक देश की कौन जो है वो कितना ज्यादा समृद्ध है, इसका आधार होना चाहिए कि किस देश में वस्तुओं का उत्पादन ज्यादा होता है और उन वस्तुओं की बिक्री ज्यादा होती है दूसरे देशों में। बात समझ में आ रहा, ये पॉइंट समझ में आ रहा। इससे पहले क्या है, इससे पहले संपत्ति का आधार क्या है कि किस देश के पास कितना ज्यादा सोना है। एडम स्मिथ ने क्या किया, इस चीज को चुनौती दी और उन्होंने ये बोला क्या कि नहीं, इस बेसिस पर ना डिसाइड करो क्या कि कौन देश बड़ा है। तो आधार क्या होना चाहिए कि किस देश में जो है वो उत्पादन ज्यादा हो रहा है वस्तुओं का, और इन वस्तुओं का जो है वो क्या है कि बिक्री ज्यादा हो रही है, बिक्री ज्यादा हो रही है। यहां तक क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है, वस्तु और उसकी बिक्री क्लियर। तो जरा सोच के देखिए, यहीं से उत्पन्न होता है किस चीज का कॉन्सेप्ट है, जीडीपी का। बात समझ में आ रहा, क्यों इनको फादर कहा जा रहा है, जीडीपी। कल परसों की क्लास में हम लोग जीडीपी में पहुंच जाएंगे, उस टाइम आपको बताऊंगा जीडीपी है क्या, वही है ना कि एक देश की सीमा के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में कितना वस्तु सेवाओं का उत्पादन हुआ है। तो जरा सोच के देखिए, 1776 में इन्होंने इनडायरेक्टली जीडीपी का कॉन्सेप्ट दे दिया ना। बात समझ में आ रहा है, यद्यपि उन्होंने इस टर्म का प्रयोग नहीं किया था, लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही है, 1776 में। बात समझ में आ रहा, इसीलिए एडम स्मिथ द एडम स्मिथ रहे। बात समझ में आ रहा, अगले कई दशकों, कई सदियों तक, मतलब कई सदी क्या, टू बी मोर प्रिसाइज 1929 आप लोगों को पता है क्या है, 1929 में वैश्विक मंदी आई। मंदी भी नहीं, इसको महामंदी कहिए, द ग्रेट डिप्रेशन आया था 1929 के आसपास। यानी कि पूरी अर्थव्यवस्था विश्व की जो है ना वो धरातल में समाती जा रही थी, बहुत ज्यादा गिरी थी। पढ़ाऊंगा, बताऊंगा आगे, ठीक ना। तब तक जो है, जब तक ये वैश्विक मंदी नहीं आई थी ना, दिख रहा कब, 1759 में उन्होंने थ्योरी दे दी है, 1929, यानी कि लगभग 160 साल तक इनकी थ्योरी जो है वो पूरे विश्व में जो है वो मान्य थी।
मतलब उनकी पूंजीवाद की जो संकल्पना थी ना, इसकी सामने कोई चुनौती ही नहीं। बात समझ में आ रहा? इनकी पूंजीवाद की जो संकल्पना थी ना, वो पूरे विश्व में जो है वो व्याप्त थी, फैली हुई थी। बात समझ में आ रहा? पर यही वो कालक्रम है जब क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं ना, औद्योगिकरण का चरण यही तो था। उस औद्योगिकरण को किनका, इनकी थ्योरी का सहारा मिला। दैट इज व्हाई ही इज द एडम स्मिथ। इसी कारण से जो है वो इनका इतना महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है इसमें, एक विषय के रूप में अर्थशास्त्र में। ठीक ना, यहां तक पॉइंट समझ में आया? ठीक, तो वेल्थ ऑफ द नेशन इस किताब में, इसी किताब में, और क्या है, इसी किताब में इन्होंने डिफरेंशियल वेज थ्योरी भी दिया था। डिफरेंशियल वेज थ्योरी, डिफरेंशियल वेज थ्योरी क्या था कि विभेदित सैलरी, विभेदित जो है वो वेतन का सिद्धांत, डिफरेंशियल वेज थ्योरी। इन्होंने अपने सिद्धांत में ये बोला था क्या कि सबकी सैलरी बराबर नहीं हो सकती है। ठीक ना, एक ही कंपनी या एक ही संस्थान से जुड़े सब लोगों की सैलरी बराबर नहीं हो सकती है। जिन लोगों का काम ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिन लोगों का काम ज्यादा जटिल है, जिनका काम में ज्यादा रिस्क है, ठीक ना, तो रिस्क है तो रिस्क नहीं है, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। ठीक ना, रिस्क है तो रिस्क नहीं है। अरे वो स्कैम 1992 आप लोगों ने देखा हो ना, उसका डायलॉग। ठीक, तो रिस्क है तो रिवॉर्ड होना चाहिए कि अगर कोई काम जो है वो ज्यादा जोखिम भरा है, यदि किसी कार्य में जो है वो ज्यादा जोखिम है, ज्यादा मेहनत है, तो उससे एसोसिएटेड रिवॉर्ड भी ज्यादा होना चाहिए, उससे संबंधित वेतन भी ज्यादा होना चाहिए। ये भी सिद्धांत किन्होंने दिया है? एडम स्मिथ ने ही दिया। आप समझ में आ रहा? अर्थशास्त्र की उत्पत्ति समझ में आ रही है? अर्थशास्त्र की उत्पत्ति समझ में आ रही है? दैट इज व्हाई ही इज नोन एज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसी कारण से क्या कहा जाता है इनको? अर्थशास्त्र का पितामह कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलिए उसको लिख लीजिएगा क्या कि रिस्क शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिवॉर्ड। जोखिम से प्रत्यक्ष संबंध होना चाहिए किसका? रिवॉर्ड का या फिर वेतन का। बात समझ में आया? इन्होंने और भी कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। जैसे कि एडम स्मिथ की ही बात करें तो इन्होंने ही क्या किया था, इन्होंने ही डिवीजन ऑफ लेबर का भी कॉन्सेप्ट दिया था। श्रम विभाजन का सिद्धांत। क्या था इनका श्रम विभाजन का सिद्धांत? इनके श्रम विभाजन का सिद्धांत में यह कहा गया था कि हर आदमी से सब काम नहीं करवाया जाता है। बात समझ में आ रहा ना? हर आदमी यदि सब काम करने लग जाए तो दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या हो जाएगी? जो आदमी जिस चीज में स्पेशल है, जिस चीज में स्पेशलाइज्ड है, उसे वही काम देना चाहिए। बात समझ में आ रहा ना? तो यदि आप उत्पादन को बहुत ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं या उत्पादन को बढ़ाना चाहते हैं तो क्या करो? श्रम का विभाजन करो। जो आदमी जो काम देख सकता है उसको वही काम अलॉट करो। सबको सब काम ना करने के लिए बोलो। जो काम जो व्यक्ति जिस काम में स्पेशलिस्ट है, जिस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकता है, उसको वही काम दे दो। तुम ये करो, तुम वो करो, तुम वो करो, तुम वो करो। सबके लिए अलग अलग आदमी होने चाहिए। बात समझ में आया? इसको कहते हैं श्रम विभाजन का सिद्धांत। देखते हैं ना, आपको हर फैक्ट्री, हर जगह आपको श्रम विभाजन देखने को मिलेगा ना। कहां से ओरिजिन है? यहां से ओरिजिन। बात समझ में आ रहा? द डिवीजन ऑफ लेबर, द थ्योरी ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम विभाजन का सिद्धांत, ये किसने दिया है? इन्हीं एडम स्मिथ ने दिया। देख यार, कोई नहीं, बस चर्चा कर दी। आप लोगों को इतनी थ्योरीज नहीं पढ़नी है, बस बेसिक समझिए। आप अपना सिलेबस जाके पलट के देखिए, आपके सिलेबस में क्या लिखा हुआ है? इंडियन इकोनॉमी। यानी कि आपके विषय में क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था। तो आपको जो है वो बहुत ज्यादा थ्योरीज नहीं पढ़नी है, वो अर्थशास्त्र में आएगा। ठीक ना? जैसे कि अगर आप में से किसी व्यक्ति ने ऑप्शनल लेना हो, अगर किसी को आप में से किसी को ऑप्शनल लेना हो ना, तो ऑप्शनल में जब आप पढ़ते हैं तो ऑप्शनल में क्या है? अर्थशास्त्र लिखा हुआ है। यानी कि वहां पर आपको उस डिसिप्लिन को समझना है। लेकिन जब हम जनरल स्टडीज की बात करते हैं, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 3, जीएस का मतलब क्या है? जनरल स्टडीज, यानी कि सामान्य अध्ययन।
यानी कि सामान्य स्तर पर हमें समझना है, हमें ज्यादा गहराई में नहीं जाना है। तो आपको थ्योरेटिकल पक्ष बहुत कम पढ़ना है, आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की बात ही नहीं करनी है। बात समझ में आ रहा ना? आपको बहुत बेसिक पढ़ना है। आपको बहुत बेसिक में क्या पढ़ना है? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ना है। ठीक, अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था में मैं अंतर बता चुका हूं। अर्थशास्त्र क्या है? वो सैद्धांतिक पक्ष है, वो थ्योरेटिकल पक्ष है। और अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक पक्ष है कि हम अपने जीवन में क्या कैसे कर रहे हैं, ये अर्थव्यवस्था है। ठीक, लेकिन जब इस क्या कैसे कर रहे हैं इस चीज का अध्ययन किया जाता है ना, तो वो क्या है? वो है अर्थशास्त्र। बात समझ में आया? हमारे सिलेबस में क्या है? इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, क्या काम कर रही है, कैसे क्या हो रहा है इन चीजों में। तो इन चीजों का हमें अध्ययन करना है। यहां तक बात समझ में आई? यहां तक बात समझ में आई? भारतीय अर्थव्यवस्था को हम कई सारे अलग अलग अध्यायों के रूप में पढ़ेंगे। ये अध्याय कौन कौन से होंगे? सबसे पहला अध्याय जो होगा, इस अध्याय के माध्यम में इसमें हम देखेंगे भूमिका, यानी कि इंट्रोडक्शन। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थशास्त्र क्या है, इससे संबंधित छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज, ठीक ना। व्यष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था में समृद्धि का क्या मतलब होता है, अर्थव्यवस्था के विकास का क्या मतलब होता है, विकास के क्या क्या पैमाने होते हैं, इन सब का अध्ययन हम इस पहले चैप्टर के रूप में करेंगे। ठीक ना। इस सिलेबस को जो है वो शेड्यूल को लिखते चलिए, नोट डाउन करते चलिए। ठीक ना। तो पहला चैप्टर क्या हो जाएगा हमारा? भूमिका। इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर होगा हमारा राष्ट्रीय आय। नेशनल इनकम। ठीक ना। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय। ठीक। राष्ट्रीय आय में क्या हम देखेंगे कि एक देश में जीडीपी कहते किसको हैं, जीएनपी कहते किसको हैं, कैसे हमें पता चलता है कि इस देश की प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, इस देश की प्रति व्यक्ति आय कम है। हम किस बेसिस पर बोलते हैं क्या कि भारत जो है वो विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, इसने ब्रिटेन को जो है वो पीछे छोड़ दिया है। ये सारी चीजें हम इसी चैप्टर में देखेंगे कि मंदी किसको कहते हैं, महामंदी किसको कहते हैं, और क्यों हम बोल रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर महामंदी आ रही है या मंदी आ रही है। बात समझ में आ रहा? ये सारी चीजें हम इस दूसरे चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक ना। तीसरा चैप्टर जो हमारा होगा वो होगा अर्थव्यवस्था का चक्र। अर्थव्यवस्था का चक्र, इसको हम कहते हैं इकोनॉमिक साइकिल। इकोनॉमिक साइकिल, अर्थव्यवस्था का चक्र। ठीक, ये हो गया हमारा अगला चैप्टर। जब हम इस चैप्टर से आगे बढ़ेंगे तो हमारा जो चौथा चैप्टर होगा वो होगा महंगाई, या इसे ही हम क्या कहते हैं, अगर हम टेक्निकल लैंग्वेज में देखें तो इसी को कहते हैं मुद्रास्फीति। इसको कहते हैं इन्फ्लेशन। महंगाई। बात समझ में आ रहा? ये हमारा अगला चैप्टर होगा। पांचवें चैप्टर में जब हम जाएंगे तो हम देखना है क्या प्रयत्न करेंगे, मौद्रिक नीतियां, मॉनिटरी पॉलिसीज। मौद्रिक नीतियां, यानी कि इन दोनों चैप्टर में हम क्या देखेंगे कि भारत में महंगाई क्या है, क्यों है, हम महंगाई कैसे हैं, हमें पता कैसे चलता है कि महंगाई हो रही है या महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई को नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा सकता है, कैसे जो है वो सरकार जो है वो महंगाई को नियंत्रित करने का प्रयत्न करती है। ठीक ना। महंगाई का प्रभाव क्या है हम लोगों पर, क्यों हम लोग हल्ला करने लग जाते हैं। और मौद्रिक नीतियों के माध्यम से हम मतलब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि देश की केंद्रीय बैंक जो है वो कैसे इन नीतियों के माध्यम से महंगाई को कंट्रोल करती है। बात समझ में आया? इसके बाद जो हम छठा चैप्टर देखेंगे वो हम देखेंगे बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग तंत्र। बैंकिंग सिस्टम, बैंकिंग तंत्र।
इस चैप्टर में हम इन सारी चीजों को पढ़ेंगे, क्या कि भारत में बैंक की स्थापना कैसे हुई, कब हुई, इतिहास क्या है बैंकों का, बैंक किस तरह से कार्य करते हैं, करंट अकाउंट क्या होता है, सेविंग अकाउंट क्या होता है, बैंक को कैसे चलाया जाता है, बैंकों के प्रकार क्या हैं। आप लोग बहुत तरह के बैंक सुनते होंगे, एक तो हो गए प्राइवेट बैंक, एक गवर्नमेंट बैंक, फिर आप लोग सुनते होंगे रीजनल रूरल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सुना है ना। फिर आप लोग पढ़ते होंगे कोऑपरेटिव बैंक, सहकारी बैंक, फिर आप लोग सुनते होंगे पेमेंट बैंक, फिर आप लोग सुनते होंगे स्मॉल फाइनेंस बैंक, लघु वित्तीय बैंक। सारा क्लियर किया जाएगा, क्या है बैंक, क्यों है बैंक, कैसे है बैंक, सब बताऊंगा, ठीक ना। बैंकों से संबंधित चुनौतियां क्या है, अभी बात चल रही है ना बैड बैंक की। हाँ, बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है, एनपीए क्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, सुनते हैं ना कि कर्जा लेके भाग गया, बैंक पीछे पीछे लगी रहती है ना, नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या है, ठीक ना। बैंकों से संबंधित फ्रॉड्स क्या क्या होते हैं, कैसे होते हैं, सब बताऊंगा। मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, सब चर्चा होगी, ठीक ना। विजय माल्या, बिल्कुल डिफॉल्टर, सब बताऊंगा, ठीक। तो इस वाले चैप्टर में हम इन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। इसके बाद वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इसके बाद हम जाएंगे किस पर, एग्रीकल्चर पर, कृषि। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर, मतलब हर साल खाली आप मेंस में जाके देखिएगा ना, प्रीवियस ईयर में, अभी बात करेंगे प्रीवियस ईयर पर, आप बात कीजिएगा ना, देखिएगा तो केवल इस चैप्टर से, एग्रीकल्चर चैप्टर से हर साल जो है वो 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे आपको मेंस में। बात समझ में आ रहा, प्री में तो आते ही हैं, मेंस में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 40 नंबर का तो खाली यही इसी एक चैप्टर से आ रहा है, ठीक ना। और मुझे ये नहीं बताना पड़ेगा होगा कि 40 नंबर का आईएएस एग्जाम या पीसीएस के एग्जाम में महत्व क्या होता है, आपके रैंक को वो कहां से कहां पहुंचा देगा। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। इस चैप्टर में हम बहुत डिटेल में देखेंगे क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है, कृषि से संबंधित संकट क्या है, चुनौतियां क्या है, ठीक ना। हम देखेंगे इसमें क्या पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कैसे है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का क्या चक्कर है, फूड प्रोसेसिंग क्या है, इन समस्याओं का निदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इन सारी चीजों की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे, ठीक ना। तो ये होगा हमारा अगला चैप्टर जो कि होगा एग्रीकल्चर, कृषि, ठीक। इस एग्रीकल्चर वाले चैप्टर के बाद हम देखेंगे 7वें नंबर पर उद्योग चैप्टर को, इंडस्ट्री। उद्योग वाले चैप्टर में हम क्या देखने जाएंगे, हम ये देखेंगे कि एक देश में उद्योगों का क्या महत्व होता है, भारत में औद्योगिक क्षेत्र की क्या स्थिति है, क्या कैसे जो है वो इंडस्ट्री वगैरह हम लगा रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट योजनाएं वगैरह के बारे में हम पढ़ेंगे, सरकार की क्या नीति है, औद्योगिक नीति, इन सब चीजों के बारे में हम देखेंगे। इसी चैप्टर में हम देखेंगे कि प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण खूब लगा होता है ना, कि सब कंपनी का जो है वो प्राइवेटाइज कर रही है, हम देखेंगे क्या होता है, उसका क्या महत्व है, क्यों किया जा रहा है, क्या उससे संबंधित चुनौतियां, इन सारी चीजों के बारे में हम पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, उद्योग, ठीक। उद्योग के बाद 8वें चैप्टर के रूप में हम आएंगे किसमें, हम पढ़ेंगे मनी मार्केट यानी कि मुद्रा बाजार। मनी मार्केट, इसको नोट डाउन करते चलिएगा, ये इंडेक्स पढ़ाई से पहले हमको पता होना चाहिए ना क्या क्या पढ़ना है, किस सिस्टम में पढ़ना है, उसके लिए ये आपको पूरा दिया जा रहा है, मनी मार्केट, ठीक। इसके बाद हम पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार। मनी मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। मनी मार्केट के माध्यम से आप क्या करते हैं, आप अल्प अवधि के लिए ऋण प्राप्त करते हैं, जबकि कैपिटल मार्केट, पूंजी बाजार से आप दीर्घावधिक ऋण प्राप्त करते हैं। ऋण ही नहीं, इसमें शेयर्स वगैरह में भी खरीद बिक्री होती है, यानी कि एक कंपनी के हिस्सेदारी को भी खरीदा बेचा जाता है। बहुत डिटेल में बताऊंगा, बिलीव रखिए, एकदम डिटेल में बताऊंगा सब कुछ, क्या कि क्या शेयर मार्केट है, कैसे चलता है, आईपीओ क्या होता है, एफपीओ क्या होता है, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, क्रिप्टोज क्या होते हैं, सब बताऊंगा, क्रिप्टो करेंसी वगैरह सब बताऊंगा इस चैप्टर में। बात समझ में आ रहा, ठीक। तो ये दोनों चैप्टर, ठीक ना। जब ये खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम आएंगे फिस्कल सिस्टम यानी कि राजकोषीय नीतियों पर, कि एक देश की राजकोषीय नीतियां क्या होती हैं, फिस्कल सिस्टम, राजकोषीय नीति, ठीक। यानी कि एक देश की सरकार जो है वो देश को एक विकास के पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे बढ़ाने के लिए क्या नीतियां बनाती हैं, सरकार की नीतियों को राजकोषीय नीतियां कहते हैं,
बात समझ में आ रहा ना। अर्थव्यवस्था से संबंधित कि सरकार की सभी नीतियों को क्या कहा जाता है, राजकोषीय नीतियां। इस चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगा क्या होता है राजकोषीय घाटा, क्यों होता है घाटा, ठीक ना। आपको बताऊंगा क्या कि सरकार जो है इस घाटे को मैनेज करने के लिए क्या कर सकती है। 15वें वित्त आयोग के जो है वो रिकमेंडेशन बताऊंगा। इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा कि बजट क्या है, कैसे है, बजट का किस तरह से बनाया जाता है, बजट के क्या क्या प्रकार है, सब कुछ बताऊंगा, ठीक ना। ये हो गया अगला चैप्टर आपका राजकोषीय नीतियां। इसके बाद जो हम अगले चैप्टर में जाएंगे 11th नंबर पर, राजकोषीय नीति के बाद इस चैप्टर का नाम है कराधान। ठीक, इसको क्या कहते हैं, टैक्सेशन। यानी कि एक देश में कर से संबंधित क्या प्रणालियां हैं, भारत में कौन कौन से टैक्स चलते हैं, इन टैक्स में जो है वो हाल फिलहाल में क्या बदलाव किए गए हैं, सब बताऊंगा इस चैप्टर में। कि इस बार के बजट में जो है वो क्या कहा गया है, 7 लाख तक टैक्स माफ करने का क्या मतलब है, पहले 5 लाख का क्या चक्कर था, सारा कुछ क्लियर कर। प्रत्यक्ष कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर क्या है, सब बताऊंगा। डिमोनेटाइजेशन भी बताऊंगा, क्या कि वो जो क्या है विमुद्रीकरण किया गया था उसका क्या प्रभाव, कैसे, सब बताऊंगा, ठीक ना। तो ये चैप्टर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक। इसके बाद वाले चैप्टर में जब कराधान हम पढ़ लेंगे तो इसके बाद हम आएंगे विदेशी निवेश एवं व्यापार। हम इस चैप्टर पर आएंगे विदेशी निवेश एवं व्यापार, फॉरेन इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड। यानी कि भारत जो है वो समस्त विश्व के साथ किस तरह से व्यापार कर रहा है, विदेशों से भारत में किस तरह से निवेश आ रहा है, इसी चैप्टर में आपको बताऊंगा मैं पूरा। एफडीआई क्या है, एफपीआई क्या है, ठीक ना, क्या है भारत में जो है वो रेमिटेंस कहां से सबसे ज्यादा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, ठीक। व्यापार किस तरह से है, कब 1991 जो है में जो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में फंसे थे, वो क्यों फंसे थे, कैसे फंसे थे, सब बता, ठीक ना। विदेशी निवेश एवं व्यापार। और इसके बाद जो है वो हम अंतिम चैप्टर की तरफ बढ़ेंगे जो क्या होगा, अंतरराष्ट्रीय संगठनों का, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जिसमें हम क्या पढ़ेंगे, वर्ल्ड बैंक हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, आईएमएफ हो गया, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो यहाँ आपको आपका सिलेबस समझ में आया, ये बहुत आवश्यक है। पढ़ने से पहले एक दिमाग में खाका तो बने कि क्या पढ़ना है। तो ये है आपका सिलेबस पूरा, ठीक। यहां तक तो बात समझ में आ गई। अब देखिए मैं आपको ये आश्वासन देता हूं क्या कि जब ये इकोनॉमिक्स की क्लास आपकी खत्म हो जाएगी ना, इसके बाद जो है वो आप चाहे कोई भी अखबार उठा लीजिए, अलग अलग अखबार में आप इकोनॉमिक्स से संबंधित जो भी मुद्दे आपके आसपास चारों तरफ घटित हो रहे हैं ना, आप उन सारी चीजों को समझ पाइएगा। बात समझ में आ रहा ना। पढ़ने का क्या उद्देश्य होता है, यही ना कि हम समाज में जो भी चीजें घटित हो रही हैं हम उनके बारे में समझ सकें। आंसर तो कर ही पाइए, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन पहला प्रमुख जो मेरा क्या है, जो आपको ये है आश्वासन है क्या कि आप इन सारी चीजों को समझ पाइएगा। क्या कि महंगाई बढ़ रही है, अखबार में रहता है ना, महंगाई क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, उसको नियंत्रित करने के लिए क्या किया जा रहा है, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। आपको ये पता चलेगा क्या कि अच्छा आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया, कैसे बढ़ा दिया, ये सारी चीजें आपको पता चलेगी। बैंक कोलैप्स कर रहा है, एनपीए से संबंधित समस्या है, क्यों हो रही है। अभी सुनने आ रहा था ना, सिलिकॉन वैली बैंक, अमेरिका की एक बैंक जो है वो डूब गई, सुना है ना आप लोगों ने, ठीक ना। इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा क्रेडिट स्विस नाम की जो एक बहुत बड़ी एनबीएफसी हुआ करती थी, ठीक, वो बर्बाद हो गई, कोलैप्स हो गई, ठीक। तो इन सारी चीजों के बारे में अब आपको समझ में आने लग जाएगा। आपको समझ में आने लग जाएगा एग्रीकल्चर से संबंधित क्या समस्या है, आपको समझ में आने लग जाएगा कि अमेरिका ये जो है पाकिस्तान जो है वो क्यों बर्बाद होता जा रहा है, वहां का राजकोषीय घाटा, वो अपने घाटे को क्यों नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। आपको ये भी समझ में आ जाएगा क्या कि श्रीलंका का संकट क्या था, क्यों श्रीलंका में जो है वो डेट ट्रैप में फंस गया, वो जो है वो चाइना के डेट ट्रैप में फंस गया। ये सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। लुक द प्रॉब्लम इज व्हाट, द प्रॉब्लम इज कि जब तक आप इन टर्म्स को, इन चीजों को सिस्टमैटिकली नहीं समझे रहिएगा ना, आपको ये बातें अखबार में नहीं समझ में आएंगी। क्लियर है। तो फिर क्या है, आप बस जो है उस पेज को इग्नोर करते रह जाइएगा। यहां तक बात समझ में आ रहा, यहां तक बात समझ में आ रहा, आप क्या करिएगा, उसको बस इग्नोर करते रह जाइएगा। तो ये समस्याएं हैं, लेकिन इस क्लास के माध्यम से मैं आश्वासन देता हूं कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये तो पहली बात हो गई। अब आते हैं बात क्या की आप ज्ञान के लिए तो यहाँ
नहीं है, आप तो यहाँ एग्जाम क्रैक करने आए हैं कि सर आप पढ़ाइए जिससे हम क्या कर सके, हम क्वेश्चन बना सके। इसी उद्देश्य से आप आए हैं ना। अगर मैं ये बोल दूं क्या कि इस क्लास का उद्देश्य ज्ञान बढ़ाना है, कल से कोई नहीं आएगा, आप लोग सब गायब हो जाएंगे। बात समझ में आ रहा है ना। आप यहाँ इसलिए आए हैं क्यों, क्योंकि हमें इकोनॉमिक इतनी पढ़ा दीजिए, इतनी समझ बना दीजिए कि वो जो पीटी में क्वेश्चन आएगा तो हम सही ऑप्शन टिक कर सके। बात समझ में आ रहा। ठीक, आपको इसलिए आप इस क्लास में आए हैं कि आप ये समझ सके, ताकि मेंस का जो प्रश्न आए ना, कि वो वहां पर जो मेंस आपको जो 150 शब्दों में या जो 250 शब्दों में जो प्रश्न लिखना है तो उसमें आप लिख सकें। आप इसलिए आए। बात समझ में आ रहा। तो हम एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे। हमारा केंद्र क्या होगा, हमारा केंद्र होगा एग्जाम। बात समझ में आ रहा। ये जो पूरी क्लास है ना, ये पूरी तरह से डिजाइन की गई है आपके एग्जाम की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। हम अर्थशास्त्र नहीं पढ़ने वाले हैं, मैं क्लियर कर चुका हूं आपको। हम अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं, और उसमें भी हम भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ने वाले हैं। क्यों, क्योंकि हमारे सिलेबस में वही है। बात समझ में आ रहा, ठीक ना। तो मैं थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव की तरफ बहुत नहीं जाऊंगा। मेरे काम का जितना होगा या हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड जितना होगा, केवल उतनी ही चर्चा करें। यहाँ मैं अर्थशास्त्र या इकोनॉमी जो है वो ऑप्शनल नहीं पढ़ा रहा हूँ। ठीक, तो जिनको ऑप्शनल लेना है कोई नहीं, आप यहाँ से थोड़ा सा बेसिक ले सकते हैं, लेकिन वहां पर आपको बहुत डेप्थ में जाना होगा। वहां आपको थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव पढ़ना पड़ेगा। यहाँ हम जनरल स्टडीज जीएस पेपर 1 जो कि उसमें आता है आपका, किसमें, पीटी में, और मेंस के जीएस पेपर 3 में जो आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, केवल हम उसी को केंद्र में लेके चलेंगे। यहां तक बात समझ में आ रही। तो चलिए देखिए, चाहे विश्व का कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, इट हार्डली मैटर्स, कोई भी आप विश्व का एग्जाम देने जा रहे हो, इसमें दो चीजें सबसे प्रमुख हो जाती हैं। सबसे पहली चीज तो आपकी क्या है, सिलेबस। ये खाली इकोनॉमिक्स के लिए ही नहीं बोल रहा हूं, सब सब्जेक्ट को तैयार करने का तरीका यही होगा, सिलेबस। बात समझ में आ रहा। क्यों, क्योंकि आप जरा सोच के देखिए ना कि सिलेबस ही वो डॉक्यूमेंट है जो ऑफिशियली कमीशन ने आपको दिया है, क्या कि बच्चा ये तैयार कर लो, हम इसी में से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। सिलेबस का तो यही मतलब होता है ना। सिलेबस के माध्यम से जो हमारा कमीशन है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया या यूपीपीएससी हो गया या बीपीएससी जो भी हो गया, वो अपना नोटिफिकेशन निकालते हैं ना। नोटिफिकेशन जब एग्जाम का निकालते हैं तो उस नोटिफिकेशन में अपना सिलेबस देते हैं, ताकि ये तैयार कर लो बच्चा, हम इसी में से क्वेश्चन पूछने वाले हैं। डियर एस्पिरेंट्स प्रिपेयर दीज टॉपिक्स, वी आर गोइंग टू आस्क क्वेश्चन फ्रॉम दीज टॉपिक्स ओनली। यही तो उद्देश्य होता है ना सिलेबस का। हाँ? अब जरा सोच के देखिए, आप लोगों में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे पूरी तैयारी कर जाते हैं, सिलेबस का पता नहीं होता है। ये तो वैसे ही हो गया ना, आंख बंद करके तीर चलाने जैसा। हाँ, बिना सिलेबस के पढ़ते चले जाना। ये आपको नहीं लग रहा ये बिल्कुल वैसे ही है क्या कि मैं स्टेशन पर तो जाके खड़ा हो गया हूं, लेकिन मुझे यही नहीं पता है कि मुझे दिल्ली जाना है कि कलकत्ता जाना है। मुझे पता ही नहीं है, मैं बस बढ़ रहा हूं, बढ़ता जा रहा हूं, ठीक ना। तो इसीलिए आपकी तैयारी का सबसे महत्वपूर्ण, पूरी जर्नी में आपका गाइड रहने वाला है, वो क्या है, सिलेबस। सिलेबस को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिएगा। बात समझ में आ रहा। पहला टास्क जो क्या है, आपको क्या कीजिए, सारे सिलेबस का हार्ड कॉपी प्रिंट आउट निकालिए, और जहां भी आप बैठ के पढ़ते हैं ना, वहां पर कहीं रखिए आसपास, ठीक ना। बैठ के रटना नहीं है सिलेबस। सिलेबस बार बार आप देखिएगा, जब भी कोई सब्जेक्ट स्टार्ट कीजिएगा तो सिलेबस देखिए, आप डेली देखिए, आप 5-6-10 दिन में जो है वो आपको याद हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। आप ऐसे समझिए ना, एक बात बताइए, आप अपने घर से बाजार जाते हैं ना, मार्केट जाते हैं वो सामान खरीदने के लिए, उसके रास्ते में कई सारे दुकान आते हैं। कभी आपने रटा है क्या कि अच्छा ये दुकान के बाद ये दुकान, ये दुकान के बाद ये दुकान। आप डेली देखते हैं, आपको याद हो गया है ना कि कौन सा शॉप कहाँ है। हाँ, तो ऐसे ही जब आप मल्टीपल टाइम्स देखिएगा ना उस सिलेबस को, तो धीरे धीरे जो है वो आपके मानस पटल पर छप जाएगा, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो डेवलप हो जाएगा, वो आ जाएगा। बात समझ में आ रहा ना। तो सिलेबस ही आपको गाइड करेगा आपकी इस पूरी जर्नी में, पहली बात तो। दूसरी बात, एक बात बताइए, एज अ ह्यूमन बीइंग हम क्या करते हैं, हम पूरे दिन भर जो है ना 24 घंटे कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करते रहते हैं। या मान के चलिए हम अखबार पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं ना, अखबार से आप क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। एक बात बताइए, भारत का कौन सा ऐसा अखबार है जो ये लिखता है क्या कि हम अपने अखबार को केवल यूपीएससी एस्पिरेंट या यूपीपीसीएस एस्पिरेंट के लिए छापते हैं? ऐसा कोई अखबार नहीं है ना। हा? चाहे आप द हिंदू पढ़ रहे हो, चाहे आप जनसत्ता पढ़ रहे हो, चाहे आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहे हो, चाहे आप दैनिक जागरण पढ़ रहे हो, कोई भी अखबार पढ़, ये किसके लिए अपना अखबार छापते हैं? ये अखबार छापते हैं आम लोगों के लिए। समझ में आ रहा? इट इज फॉर कॉमन पीपल, आम लोगों के लिए है।
जरा खुद सोच के मुझे ये बताइए ना कि अगर ये अखबार आम लोगों के लिए है, लेकिन इस अखबार को आपको भी पढ़ना है, तो इस अखबार में आपके काम का क्या है? ये छांटने की जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये छांटने की जिम्मेदारी तो हमारी ही बनती है ना। और ये हम छांट कब पाएंगे कि ये टॉपिक मेरे काम का था, ये टॉपिक मेरे काम का नहीं था? ये हम तभी छांट पाएंगे जब हमें पता होगा कि हमारे सिलेबस में क्या। नहीं तो हमको तो पता ही नहीं चलेगा ना, हमको तो सब इंपॉर्टेंट लगेगा। बात समझ में आ रहा ना? फिर क्या करेंगे आप? बिना मतलब का तभी ना अखबार पढ़ते हुए आप अपना समय वेस्ट कर रहे होते हैं क्या, कि बताओ फलनवा नेता ने स्टेज पर से ऐसे बोल दिया, बताओ उस नेता के बारे में, वह कहीं आपके सिलेबस में है? नहीं ना। बात समझ में आ रहा? फिर आप वैसे न्यूज पेपर पढ़ रहे होते हैं क्या, कि फला का दामाद जो है वो अपनी सास के साथ भाग गया, इसी तरह के ना न्यूज में पड़े रहते हैं। तो क्या है, आप अपना समय ही तो वेस्ट कर रहे हैं, अपना समय ही तो बर्बाद कर रहे हैं। तो उस न्यूज़पेपर में से आपके काम का क्या है, ये छांट आप तभी पाएंगे जब आपको पता होगा क्या कि आपके सिलेबस में क्या। जब तक आपको ये नहीं पता है क्या कि आपके सिलेबस में क्या है, तब तक आप आगे बढ़ पाते। बात समझ में आया ना? ये तो बिल्कुल वैसे ही है। एक बात बताइए, मुझे यहां से यहां पहुंचना है, जैसे मान के चलिए मुझे लखनऊ से दिल्ली जाना है, ठीक ना, दिल्ली जाना है। इसको आप ऐसे मान लीजिए कि ये स्टूडेंट, और मुझे कहां पहुंचना है, लवासना पहुंचना है, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री लवासना पहुंचना है, यूपीएससी पहुंचना है। ठीक, जरा सोच के देखिए, मैंने यहां से यात्रा प्रारंभ की, मुझे दिल्ली जाना है। इस पूरी यात्रा में मेरा गाइड कौन रहने वाला है? सिलेबस। सिलेबस ही गाइड होगा ना। सोच के देखिए, अगर मैं सिलेबस में ही तो थोड़ा सा डेविएट हुआ, मुझे जाना है यहां, ऐसे जाना था, लेकिन मैं क्या हुआ, यहां तक तो ठीक आया और थोड़ा सा मैं डेविएट हुआ। तो एक बात बताइए, अब ये थोड़ा सा डेविएट हुए, अब आप यहां पहुंच पाइएगा? नहीं ना, कहीं और जाइएगा ना। बात समझ में आया? अगर मान के चलिए आप थोड़ा सा डेविएट हुए, आप बोलिएगा क्या कि सर फिर मैं गाइडेंस लेके फिर वापस आ जाऊंगा। आप एक बात बताइए, आपका यहां से वापस आने में समय और मेहनत बर्बाद हुआ कि नहीं? बात समझ में आ रहा? ठीक, आप लोगों से कुछ लोग ये भी बोलिएगा क्या कि सर हम सुने हैं सर धरती गोल है, तो सर कहीं ना कहीं से तो घूम के पहुंचिए जाएंगे ना। कुछ लोग ऐसे भी तर्क देते हैं क्या कि सर धरती तो गोल है, तो कोई नहीं सर हम भटक गए लेकिन घूम फिर के तो पहुंचिए जाएंगे ना। तो एक बात बताइए, धरती गोल, जब गोल धरती घूम के पहुंचिएगा तो फिर कल थोड़ी पहुंचिएगा। बात समझ में आ रहा ना? इसमें कितना टाइम लगेगा? बात समझ में आ रहा ना? नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ जो कुछ तर्क देते हैं ना, कुछ तर्क देते हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ। एक बात बताइए, इसमें आपका समय और मेहनत की तो बर्बादी होगी ना। सीधे दिल्ली नहीं पहुंच के जो लंदन और अमेरिका घूम के आ रहे हो, तो उसमें आपका टाइम, एफर्ट, एनर्जी भी तो वेस्ट हो रहा है। ठीक, अनटिल एंड अनलेस आपने इस एग्जाम को निकालने के लिए 20 वर्षीय योजना ना बना रखी हो, ठीक ना। इतना लंबा ब्रैकेट तो यूपीएससी देता ही नहीं है, उसमें तो आप पता ही है ना कि एज लिमिट है। ठीक, चलिए बाकी क्या बोलते हैं, अगर यूपीपीसीएस की भी बात कर लें तो चलिए मान के चलते हैं, अनटिल एंड अनलेस आपका ये उद्देश्य ना हो कि आप भी यूपीपीसीएस की परीक्षा दे रहे हो, आपका पुत्र भी जो है वो आपके बगल में परीक्षा दे रहा हो, अगर आपका ये उद्देश्य नहीं है तो क्या कीजिए, इस रास्ते को फॉलो कीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच सके। और इस रास्ते का मार्गदर्शक कौन है? सिलेबस। लोग दुनिया भर की पढ़ाई कर लेते हैं, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट केवल इसी कारण से भटक रहे होते हैं, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी सिलेबस ही नहीं पलट के देखा होता है। बताया ना, बिना सिलेबस के तैयारी इज लाइक आंख बंद करके अंधेरे में तीर चलाना, ठीक ना। आपके अंदर पृथ्वीराज चौहान की आत्मा नहीं है कि शब्द भेदी बाण चला लीजिएगा। ठीक, तो खैर यहां तक बात समझ में आया। तो पहला तो आपका इस पूरी जर्नी में गाइड रहने वाला है सिलेबस, बिना सिलेबस तैयारी नहीं करनी है। दूसरा गाइड इस पूरी यात्रा में आपका दूसरा सबसे बड़ा गाइड रहने वाला है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। पिछले वर्षों में जो प्रश्न पूछे गए हैं वो। एक बात बताइए, जिस युद्ध के लिए आप उतरने वाले हैं, जिस लड़ाई में आप उतरने वाले हैं, जिस लड़ाई में आप उतरने वाले हैं, ब्लिंक इधर ब्लिंक कर रहा, लेकिन बैटरी डिस्चार्ज होगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, यहां तक आज की क्लास को रखते हैं, सिलेबस तक।
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में जो है वो हम कल की क्लास में बात करेंगे कि आखिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो एग्जाम के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है और इनको कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे पढ़ा जाता है, ये हम कल की क्लास में देखेंगे। आज की क्लास इंट्रोडक्टरी ही है, इसको हम कल भी कंटिन्यू करेंगे और कल की क्लास में हम देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्या महत्व है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी, ठीक ना। आगे की क्लास धीरे धीरे और ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, ठीक। तो थोड़ा धैर्य के साथ जो है वो आप साथ में चलते रहिए, ठीक ना। टीचर स्टूडेंट के बीच में थोड़ा सा वो कोऑर्डिनेशन बनने में भी कुछ दिनों का समय लगता है, ठीक ना। तो कोई नहीं, आगे की क्लास में हम लोग बढ़ेंगे और धीरे धीरे जो है वो हम अर्थव्यवस्था से संबंधित सभी मुद्दों को जो है वो क्लियर एकदम करते चले जाएंगे और हम क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए आज के लिए आपका यहीं तक धन्यवाद, बाकी कल हम मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।